अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 17। हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स या फिज़िक्स ऑफ सॉलिड, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने क्या किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, मार्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें एटम रेगुलर अरेंजमेंट के साथ अरेंज होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मार्फस सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें क्या होता है, एटम का जो पैटर्न होता है उनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, डिसऑर्डर पैटर्न होता है। इसी तरह हमारे पास जो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें क्रिस्टल के लिहाज से तो जो जिस तरह क्रिस्टल में अरेंजमेंट होती हैं उसके मुकाबले में ज़रा कम अरेंजमेंट होती हैं, उसके मुकाबले में हल्की अरेंजमेंट मींस इतनी क्रिस्टल के लिहाज से क्रिस्टल के मुकाबले में उसकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती। और इसी तरह अगर इसे हम लोग अमार्फस सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो उसके लिहाज से इसकी अरेंजमेंट बेहतर होती हैं। ये हम लोगों ने 3 सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डिस्कस की थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मार्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ क्रिस्टल लेटिस, व्हाट इज़ इट इज़ सिग्निफिकेंस। A crystalline solid consists of three-dimensional pattern that repeats itself over and over again. Crystalline solid consists of three-dimensional pattern that repeat itself over and over again. The smallest three-dimensional basic structure is called unit cell. The crystal lattice is formed by repetition of unit cells, e.g. NaCl has cubic shape. Cubic crystals have all the sides meet at right angles. Cubic crystals have all the sides meet at right angles. Other crystals shapes have corners in which one or more other angles are not right angles. क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें क्या होता है, 3 डिमेंशनल पैटर्न होता है, डैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक हमारे पास 3 डिमेंशनल पैटर्न होता है और जो बार बार रिपीट होता है, तो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो स्मॉल है, सबसे छोटा 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं, सबसे छोटी 3 डिमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको जब ये रिपीट होती हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस तैयार होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर जो होती हैं उसे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर होती हैं 3 डिमेंशनल पैटर्न में, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और जब यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाता है। किससे रेपिटेशन से, स्ट्रक्चर, एक हमारे पास 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, जब जो वो बार बार रिपीट होती हैं तो क्या होता है, यूनिट सेल तैयार होता है। जिस तरह आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास यूनिट सेल हैं जिसके बार बार रेपिटेशन से हमारे पास क्या हुआ है, एक क्रिस्टल लेटिस तैयार हुआ है, NaCl का क्रिस्टल लेटिस, जिसमें हमारे पास ये कॉर्नर के ऊपर सोडियम आइंस है और ये हमारे पास क्या हैं, जो ब्लैक कलर के हैं एजेस के ऊपर, ये हमारे पास हैं जी क्लोरीन आइंस। जब इसकी रेपिटेशन होती है, इसी तरह हमारे पास इसका यूनिट सेल की बार बार रेपिटेशन होती है, तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, एक क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाता है। किसका, इसमें हमारे पास कॉर्नर के ऊपर सोडियम आइंस हैं और एजेस के ऊपर क्लोरीन आइंस हैं। तो ये क्रिस्टल लेटिस तैयार हो गया हमारे पास NaCl का। इसमें रेपिटेशन किसकी है, सोडियम क्लोराइड आइंस की। यूनिट सेल में क्या है, कॉर्नर के ऊपर सोडियम आइंस और एजेस के ऊपर हमारे पास क्या है, क्लोरीन आइंस। तो यूनिट सेल क्या होता है, तो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती हैं बेसिक 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर जो होती हैं उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। जब इसकी रेपिटेशन होती है तो हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाता है 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर का।
इसी तरह आगे क्रिस्टल लेटिस हमारे पास फॉर्म्ड कैसे होती हैं, बाय रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल। जब हमारे पास यूनिट सेल क्या होती हैं, बेसिकली 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। जब वो रिपीट होती हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास NaCl। NaCl की जो शेप होती हैं वो क्या होती हैं, क्यूबिक होती हैं। क्या होती हैं, क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल की खसूसियत होती है कि उसके ऑल द साइड मीट एट राइट एंगल, कि उसकी सारी साइड जिस तरह ये हमारे पास मीट क्या करती हैं, एट राइट एंगल 90 के एंगल से एक दूसरे के साथ मीट करती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें एंगल क्या होता है, 90 होता है। हर एक साइड का एंगल 90 के साथ मीट करती हैं। इसी तरह जो दूसरे हमारे पास क्रिस्टल लेटिस होती हैं उनकी शेप क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एंगल राइट एंगल और नॉट राइट एंगल, एक या एक से ज़्यादा एंगल ऐसे होते हैं जो राइट एंगल नहीं होते, 90 का एंगल नहीं बनाती। कोई ना कोई ऐसी साइड होती हैं जो क्या करती हैं, 90 का एंगल नहीं बनाती। एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, एक छोटी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर रिपीट होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। और जिस वजह से ये स्ट्रक्चर तैयार होती है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, 3 डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब इसकी रेपिटेशन होती है जिस तरह ये दिखाया गया है, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, फिर ये यूनिट सेल है। इसी तरह हमारे पास इसकी रेपिटेशन जैसे जैसे होती जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट सेल तैयार हो जाएगा। और जो हमारे पास NaCl होता है उसकी जो शेप होती हैं वो क्यूबिक होती हैं। क्यूबिक की का शेप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी हर एक साइड क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जब मीट करती हैं, मिलती हैं तो क्या एंगल 90 होता है। इसी तरह जो अदर क्रिस्टल लेटिस की हमारे पास शेप होती हैं, उसके जो कॉर्नर होते हैं उनकी जो साइड आपस में मिलती हैं, उनमें से कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा एक ऐसी साइड्स होती हैं जिसका एंगल 90 नहीं होता जब वो आपस में मीट करती हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि डिस्कस डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, के सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डिस्कस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। चेंज मीन्स डिफॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है किस चीज़ को तैयार करना है, डिफॉर्मेशन उसके उलट कि उसमें चेंजिंग आ जाएगी। जब हम एनी चेंज प्रोड्यूस इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती हैं तो उससे जो चेंजिंग आती हैं उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप, ये तीनों में से कोई ना कोई चेंजिंग उसमें आएगी। या उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी या उसका वॉल्यूम या उसकी शेप। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन, कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है या डिफॉर्म हो गई है। दिस इज़ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। दिस इज़ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह के, ये हमारा डायग्राम आपके सामने है। ये हमारे पास कोई भी बॉल है जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो, ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी या इसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ अगर वी होल्ड ए सॉफ्ट रबर बॉल इन आवर हैंड एंड देन कंप्रेस इट, इसे इसके ऊपर क्या करें, ये हमारे पास एक जी रबर की बॉल है, इसके ऊपर जब हम फोर्स या इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये पहले के मुकाबले में कम हो गया। नो अब ऑन रिमूविंग द प्रेसिंग फोर्स द बॉल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एज शोन इन फिगर। जैसे ही ये फोर्स रिमूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी।
So we concluded that deformation is produced due to external force। जब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई करते थे करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जब जैसे फिर रिमूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सिमिलरली इफ़ अगर वी होल्ड टू एंड्स ऑफ ए रबर स्ट्रिंग इन आवर हैंड्स एंड मूव आवर हैंड्स अपार्ट टू सम एक्सटेंट। इसी तरह अगर हम लोग एक रबर की स्ट्रिंग या रस्सी ले तो उसको क्या करें, अपने हाथ में पकड़े दोनों साइड से, एंड मूव आवर हैंड अपार्ट टू सम एक्सटेंट, और दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई करें उसके ऊपर। तो क्या होगा, अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया ये स्ट्रिंग है, इस साइड से फोर्स अप्लाई की, दोनों साइड से फोर्स अप्लाई की, तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी। जैसे ही इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी तो वो क्या कहलाएगी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेस, मीन्स इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज विद इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर लेट कर लिया, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इसकी लेंथ, ये वैसे तो पेंसिल है लेकिन हम लोग फ़र्ज़ किया अगर ये स्ट्रिंग होगी तो क्या होगी, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फोर्स अप्लाई करने से। तो क्या होगा हमारे पास, तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जब हम लोग नो ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स द स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जैसे ही हम लोग इससे फोर्स रिमूव करेंगे तो ये फिर अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो ये है एग्जांपल हमारे पास डिफॉर्मेशन की। इसी तरह डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो एटम होते हैं वो एक ख़ास पैटर्न या रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। These atoms are held about their equilibrium position which depend on the strength of interatomic cohesive forces between them. When external force is applied on such a body, a distortion results because of the displacement of the atom from their equilibrium position and the body is said to be in state of stress। जैसे ही हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेस की हालत में आ जाती हैं। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एटम रिटर्न टू देयर एक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी एक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो फिर वो अपनी एक्विलिब्रियम हालत में आ जाती हैं, एटम जो उसमें होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। एंड द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसी तरह फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल पहले वाली हालत में आ जाती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अगर हम एग्जांपल ले तो क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वाज नॉट टू ग्रेट। वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में फिर वापस नहीं आती। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद जब रिमूव करते हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। के एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाना दोबारा, जैसे ही फोर्स रिमूव हम करते हैं तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। जिस तरह के हमारे पास फिगर में दिखाया गया है, फिगर इलस्ट्रेट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये एटम है, इनको आपस में कंबाइन किया है तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल हो गया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई की है आउटवर्ड, इसको इस आउटवर्ड फोर्स अप्लाई की है। जैसे ही आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी ये एटम की हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस तरह इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड या चेंजिंग हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे ही हम लोग अगर इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो फिर ये अपनी इसी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी। तो जब अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलास्टिसिटी। ये है इसकी डेफिनेशन कि बॉडी का एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब स्ट्रेस उसमें से रिमूव कर दे तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस। क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारे पास द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया
टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ बॉडी। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एरिया के ऊपर, तो उससे उसकी अगर लेंथ वॉल्यूम या शेप चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, जिसे हम लोग सिग्मा के साथ शो करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया जो इक्वल होता है पास्कल के, तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इसका यूनिट दिया गया है। और उसकी डिमेंशन हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास इक्वल होता है एम ए, एम की डिमेंशन कैपिटल एम आ गई, ए हमारे पास होता है एसिलेशन, एसिलेशन होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो मीटर की एसिलेशन होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो मीटर की जगह हम मीटर पर सेकंड होता है, मीटर की जगह हमारे पास एल उसकी डिमेंशन होती हैं एम। तो जब इसको ओवरऑल कैंसिल करेंगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है तो इसकी एल स्क्वायर हो जाएगी, तो कैंसिल हो गई, ये हमारे पास आ जाएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये फाइनल होगी जब इसको कैंसिल अप करेंगे। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी चेंज आ जाए लेंथ में, तो वो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए स्ट्रेस से तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी तरह व्हेन स्ट्रेस चेंज द शेप ऑफ बॉडी, अगर बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस। और इसके बाद आगे आ जाती है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास होती है इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन इट। जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो चेंजिंग आती हैं वो कहलाती हैं स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसमें जो रेशो होती हैं वो सेम क्वांटिटी की होती हैं। जब भी हमारे पास रेशो सेम क्वांटिटी की होती हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जब किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए तो फ्रैक्शन मीन उसकी रेशो जो कहलाती होती है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। जिस तरह हमारे पास ये आपके सामने फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन, यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, यहाँ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। पहले के मुकाबले में इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो क्या चेंजिंग आई लेंथ में? तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज़ नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन ई से शो करेंगे जो इक्वल होगा डेल एल ओवर एल। इसकी ओरिजिनल लेंथ और जो चेंजिंग लेंथ में जो चेंजिंग है डेल एल, ये हमारे पास आ गई इसकी। इसी तरह फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज़ नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब ये हमारे पास है ये क्यूबिक बॉक्स कह लें या यूनिट सेल है, तो इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे इस कॉर्नर से भी, यहाँ से भी, इस फेस से भी, इस फेस से भी, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी वॉल्यूम में। तो जब वॉल्यूम चेंज होता है तो उसे हम लोग एप्सिलॉन के साथ शो करते हैं, इज इक्वल टू होता है डेल वी ओवर वी। इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो ओवर टोटल वॉल्यूम इसका। इस तरह शीयर स्ट्रेन, इट इज़ द एंगल टर्न्ड बाय लाइन, it is the angle turned by a line perpendicular to fixed face. It is denoted by gamma. Shear strain is equal to gamma is equal to tan theta del a over a। थीटा हमारे पास किसमें होगा? रेडियन में होगा। फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, गैमा इज इक्वल टू थीटा। अब ये हमारे पास कैसे आ गया जी? गैमा के साथ इसको शो किए हैं, ये अपनी मर्ज़ी से हम लेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल ए ओवर ए। इस तरह हमारे पास ये हैं जी, आपके ऊपर एक सरफेस है, ये इसका अपर फेस है, ये इसका लोअर फेस है। हमने इसके अपर फेस के ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई की। लोअर फेस के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की। जैसे ही इसके अपर फेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें चेंजिंग आ जाएगी। पहले यहाँ मौजूद थी, उसके बाद फिर इसकी जो अपर फेस है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी।
तो जब शेप चेंज हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन। ये हमारे पास इतनी पोजीशन इसकी चेंज हो गई है, इसके हमने एंगल थीटा के साथ शो कर दिया। जब थीटा के हमारे पास ये सामने वाली जो साइड होती हैं, ये होती हैं जी परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर इस साइड के साथ जो परपेंडिकुलर हमारे पास साइड थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसके साथ जो एंगल 90 का बनाती हैं वो हमारे पास बेस होती हैं। तो थीटा ये हमारे पास आ गया जी, थीटा ये सामने वाली परपेंडिकुलर और उसके साथ जो 90 की एंगल है वो बेस है। तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी चेंजिंग आई है इसमें, डेल ए। पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी अपर फेस की, अब यहाँ होगी, तो कितनी चेंजिंग, डेल ए। और इसका इससे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, ए। इस साइड ये हमारे पास ए के इक्वल है, चेंजिंग कितनी है, डेल ए। और टेन थीटा ये हमारे पास आ गई साइड हाइपोटीनियस है, जितनी चेंजिंग आई ये हाइपोटीनियस को शो कर रही है। तो इसके हाइपोटीनियस हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, डेल ए ओवर बेस के हमारे पास बेस किसके इक्वल है, जो डिस्टेंस है इसका इससे, इस फेस का इस फेस से। तो ये हमारे पास डेल ए ओवर ए इक्वल आ गया टेन थीटा, टेन थीटा। इसी तरह आगे आता है जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट मीन जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई रिमूव करने के बाद अगर वो ओरिजिनल हालत में आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर से हम लोग स्ट्रेस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि जितना स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकती हैं। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो जो हमारे पास होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती हैं। ये हर मटेरियल के लिए हर मटेरियल के लिए वेरी करती हैं, लेकिन एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो। ये कुछ मटेरियल की स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। उसका क्या मतलब है कि जिनकी ज़्यादा होती हैं उसे हम लोग उसको स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ये नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे हमें पता क्या चलता है, अगर किसी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उसमें चेंजिंग लाने के लिए उसकी शेप, लेंथ एंड वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अगर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा किसी मटेरियल का, तो उसका मतलब है कि उसे कम फोर्स के साथ हम लोग उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी लेंथ में, उसकी वॉल्यूम, उसकी शेप के अंदर। तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी ये रेशो होती हैं ये कांस्टेंट रहती हैं, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करती हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन मीन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस। उसके बाद टाइप्स में हमारे पास आते हैं यंग मॉडुलस। जब हमारे पास स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस। और इसकी जो रेशो होती हैं टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, वो हमारे पास इक्वल होती हैं यंग मॉडुलस। जब उसकी लेंथ चेंज होगी तो उसे हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस। उसके स्ट्रेस से स्ट्रेन, स्ट्रेस अप्लाई किया उसकी क्या होगी, लेंथ चेंज होगी। तो लेंथ जब चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ये रेशो हमारे पास इक्वल होती हैं यंग मॉडुलस के। इसी तरह आगे इसकी उसके बाद आता है जी यंग मॉडुलस में टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। किस में चेंज आएगी, लेंथ में, तो डेल एल ओवर एल। बुलक मॉडुलस, अगर फोर्स अप्लाई करने से उसके किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो वो रेशो, उसके बाद उसकी जो रेशो कहलाती हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो, वो कहलाती हैं बुलक मॉडुलस। मीन्स हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया उससे उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर रेशो में भी क्या वॉल्यूम स्ट्रेन आए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी।
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई डेल वी ओवर वी, तो हमारे पास ये आ गया इसका रिलेशन। ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर पावर में बटे में है तो ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इसी तरह शेयर मॉडुलस, अगर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की शेप चेंज हो, जिस तरह हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि उसके अपर फेस के ऊपर किसी कोई बॉडी हम लोगों ने या बॉक्स लिया, उसके अपर फेस के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई की तो उसका अपर फेस चेंज हो गया, लोअर फेस चेंज नहीं हुआ, तो उससे क्या हुआ, उसकी शेप चेंज होगी। तो इस तरह की चेंजिंग्स को हम लोग कहते हैं शेयर स्ट्रेन। तो शेयर मॉडुलस में हम लोग दोनों की रेशो के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस से कितनी स्ट्रेन आई। तो शेयर है तो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन आ जाएगी। शेयर मॉडुलस आ गया शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई होने से उसके शेप में चेंज आएगी। तो शेप के लिए tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये इसका दूसरा नाम है। रिजिडिटी मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर कोई बॉडी की रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें चेंजिंग लाने के लिए। अगर उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम होगी तो इसका मतलब है कम फोर्स के साथ उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।